गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पार्ट थर्ड के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, कल आपसे मुखातिब हुआ था राजनीतिक विचारधारा क्या है इसको लेकर। आज उसी बात को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। अब जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, समान विचारों को एक बास्केट पे रखकर, यानी एक तरफ रखकर उन्हें एक विशिष्ट दृष्टिकोण से विश्लेषित, क्रियान्वित और विकसित किया जाता है। जैसे आज आप देखें तो दुनिया में आपको अनेकों विचारधाराएं दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। भविष्य में जब आप और बड़े होंगे, क्या पता कुछ और नई सामने आ जाएं, क्योंकि सामाजिक वातावरण, बदलते पर्यावरण का विचारधाराओं पर असर पड़ता है। अब तक यही ट्रेंड चला है और ये आगे चलेगा, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों से कल कहा था, विचारधारा शून्य में से नहीं आती है। उसके पीछे ठोस सामाजिक, व्यवस्थापरक और कारण होते हैं। यहाँ पर जिस बिंदु की हम बात करने जा रहे हैं आज, वो ये है कि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि विचारधारा शब्द जो है अपने आप में बड़ा व्यापक है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इसको भ्रामक कह देते हैं। भ्रामक नहीं है, व्यापक है। ये इतना बड़ा छाता या अम्ब्रेला है कि पूरी दुनिया का जो राजनीतिक चिंतन है या सोचने का तरीका है वो इसके दायरे में आ जाता है। तो यही कारण रहा कि अनेक राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इसकी बड़ी आलोचना की। जैसे मार्क्स, आप देखिए कितने ताज्जुब वाली बात है कि एक विचारधारा है मार्क्सवाद, जो कार्ल मार्क्स के नाम से बनी, बढ़ी और आज तक जारी है। लेकिन मार्क्स ने विचारधारा को बड़ा आलोचित किया है, बहुत क्रिटिसाइज किया है। उनकी किताब है जर्मन आइडियोलॉजी। उस किताब में ये उसको कहते हैं झूठी चेतना, फॉल्स कॉन्सेंसस। और आधुनिक समय में सबसे पहले, इसको चाहे तो आप नोट कर लें, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 23 मई 1797 के दिन एक फ्रेंच दार्शनिक ट्रेसी ने। ध्यान रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, आप नोट करें। 23 मई 1797 के दिन सबसे पहले एक फ्रेंच दार्शनिक ट्रेसी ने विचारधारा या आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने इसे कहा था विचारों का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट ऑफ आइडियाज। अब यहां इस ट्रेसी की परिभाषा को देखें, यहां मैं आपको समझा दूं। एक शब्द तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा आप सभी ने, या आपकी क्लास में कभी टीचर ने आपको बताया होगा। एक विचारधारा है हिडोइज्म, हिंदी में कहते हैं सुखवाद। जैसे आप लोगों ने अगर पश्चिम के विचारक पढ़े हैं तो उसमें जर्मी बेंथम का नाम सुना होगा आपने। ब्रिटिश विचारक थे बेंथम, जिन्होंने सुखवादी यंत्र दिया है। जो यंत्र ये कहता है कि मनुष्य वो कार्य करना चाहता है जिससे उसके सुख बढ़ें और उन कार्यों से पीछे हटता है जो उसको दुख देते हैं। और मनुष्य का मूल उद्देश्य सुखों में वृद्धि है और दुखों को न्यून करना है। हालांकि बेंथम की आगे जाकर बड़ी आलोचना होती है इस बात के ऊपर कि सुख दुख में केवल क्या अंतर जो है मात्रात्मक ही हैं, या सुखों और दुखों में भी गुण होते हैं। वो एक अलग विषय है, उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ से ये शब्द उभर कर सामने आया, ट्रेसी ने दिया कि ये सुखवाद है। यानी ऐसे विचार
ऐसी अवधारणाएं जो समाज के और व्यक्ति के सुख को बढ़ाना चाहती हैं, मनुष्य उन्हें स्वीकार करता है और ये बात सही भी लगती है। भाई, अपने सुखों में वृद्धि करना कौन नहीं चाहेगा, और अपने दुखों को न्यून करना कौन नहीं चाहेगा। और क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपना भला भला सोच सकता है, इसलिए विचारधारा को स्वीकृति मिलती भी है। अब एक दूसरी बात, बहुत से लोग ये कहते हैं कि विचारधारा जो है या जो आइडियोलॉजी है, ये एक इमोशनल कंसेप्ट है, ये एक भावना प्रधान विषय है, इसके पीछे लॉजिक या तार्किकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से विद्वानों ने इस बात को बड़ा स्पष्ट बताया है कि, जैसे दो नाम लेता हूं मैं आपके सामने, कार्ल जे फ्रेडरिक और ब्रेजेंस्की। वो ये कहते हैं कि विचारों की सक्रियता से संबद्ध पद्धतियां हैं ये, एक्शन रिलेटेड सिस्टम ऑफ आइडियाज। देखिए, समझिए इस चीज को। विचारों के पृष्ठभूमि में कई बार उनको क्रियान्वित करने के लिए कोई प्लान नहीं होता, योजना नहीं होती। मैंने आपको कल कहा था, कल के व्याख्यान में, जब शनिवार को आपको मैंने लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी विचारक हुए हैं, जिनकी विचारधाराएं आज चलन में हैं, उनमें से बमुश्किल इक्का दुक्का भी ऐसे नहीं थे कि जिनको शासन करने का मौका मिला हो। आप देखिए, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, गांधी, इनमें से कोई भी शासक नहीं था, लेकिन विचार दिए इन्होंने। लेकिन हाँ, जैसे हम अपने देश की बात करें, इससे आप इस बात को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे कि चाहे संविधान की प्रस्तावना हो या हमारे निदेशक तत्व हों, गांधीवाद उसमें है। सरकारों ने गांधी जी के विचारों को इस तरह से क्रियान्वित किया कि आज वो चाहे रोजगार की योजना हो, अभी आप देखते होंगे जो मनरेगा है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, ये सब उनके विचार थे ग्राम सशक्तिकरण के। लेकिन गांधी जी ने नहीं किया, शासन ने यह माना कि विचार ठीक है और उनको इम्प्लीमेंट किया। या सर्वोदय, ये विचार है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये आवश्यक नहीं है। जैसे आइडिया ऑफ एक्शन जो ब्रेजेंस्की ने कहा है विचारधारा के लिए, वो इसीलिए कहा है कि विचारों को पहले एक इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए कि उन्हें रणनीति में बदला जा सकता हो। अब मैं फिर गांधी जी के बीच में लेकर आता हूं, ये मुझे बड़े प्रिय हैं। एक्शन मैन, पूरा जोर क्रियात्मकता के ऊपर, और ऐसे आइडिया, ऐसे विचार जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता हो। आप देखिए, जब वो भारत में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो किसकी होली जलाते हैं? विदेशी वस्त्रों की, विदेशी दवाइयों की नहीं, विदेशी मशीनों की नहीं। भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको आप कहते हैं, 85 चीज़ें और देशों से भारत में आ रही थी। गांधी ने उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि वस्त्र आपके यहाँ बनता है, आप बना सकते हैं, और यदि उसी चीज़ को आप बाहर से खरीद कर मंगा रहे हैं और महंगा पहन रहे हैं, गांधी ने उसका अपोज किया, उसका विरोध किया। ये तरीका होता है। अब देखिए, उन्होंने विचारधारा के संदर्भ में वो चीज़ की जो कि न्यायोचित थी और की जानी चाहिए। सरकारें वही तो करती हैं। विचारधारा को यदि लिया आपने किसी बिंदु को, लेकिन उसका जो आपका एक्शन प्लान है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अभी ये जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है पर जारी है। वैक्सीनेशन कैसे होगा, उसकी रणनीति क्या रहेगी, योजनाएं कैसे बनेंगी, किन अस्पतालों में कौन सी डोज दी जाएगी, किस उम्र के लोगों को दी जाएगी, उसका एक्शन प्लान क्या रहेगा, ये बाकायदा प्लान करना पड़ता है, क्योंकि जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। ठीक वैसे ही विचारधारा को जनता के हित में मोड़ना और जनता को उसके समर्थन में जोड़ना, ये शासन प्रक्रिया का कार्य है। लेकिन अब हम फिर लौटते हैं, विचारधारा के बारे में विद्वानों की राय बहुत अच्छी नहीं रही है। जैसे उदारवाद हो या समाजवाद हो, आज हम बात करते हैं
कि इसके स्रोत क्या रहे, ये कहां से पनपती है। पहला बिंदु, धर्म। अब आपके मस्तिष्क में सवाल आना चाहिए कि धर्म कैसे हो सकता है विचारधारा का स्रोत। होता है भाई, आपके अचेतन में, आपके अवचेतन में, चाहे आप आस्तिक हों या आप नास्तिक हों, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके मन में धर्म एक विश्वास के रूप में बैठता है जो वो कुछ करने की देता है प्रेरणा, और एक अंकुश के रूप में कुछ करने से आपको रोकता है। और अंततः यही चीज आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। आप इस चीज को खुद पर लेकर देखें, आपका जो आचरण है, आपका व्यवहार है, आप ये पाएंगे उसमें बहुत से ऐसे क्रियाकलाप होंगे, बहुत से, जिसके मूल में धर्म खड़ा होगा। धर्म, मजहब कोई भी हो सकता है। यदि आप नास्तिक हैं तब भी कोई फोर्स ऐसी होती है जो आपके व्यवहार को इंप्लीमेंट करती है, क्रियान्वित करती है, कुछ करने की प्रेरणा देती है, कुछ करने से रोकती है। और जब इसके अनुयायी आगे बढ़ते हैं तो यही चीज आगे जाकर विचारधारा में, पहले विचार में और फिर विचारधारा में परिणत होती है। दूसरा बिंदु है सामाजिक व्यवस्थाएं। अब आप देखिए इस चीज को, सोशल जो सिस्टम आपका है वो कैसा है, विचारधारा के विकास में उसका भी बड़ा अहम योगदान होता है। दोनों बातें हैं, देखिए ये संबंध दो तरफा है। आपका सामाजिक सिस्टम जो है व्यवस्था को बनाता भी है, विचारधारा को बनाता भी है और परिवर्तित भी करता है, और विचारधारा भी आपके सामाजिक व्यवस्था या सिस्टम पर इम्पैक्ट डालती है, छोड़ती है। अब इनका जो अंतर संबंध है उसमें जो शासन प्रक्रिया है वो दोहरा रोल प्ले करती है। वो नीतियाँ बनाती है, विचारधारा के आधार पर जनता से फीडबैक लेती है, क्या उम्मीद है, क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, और फिर उनको अपनी स्वीकृत विचारधारा के अनुसार ढालने की कोशिश करती है। धन्यवाद।